राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और घर पे अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक और सीनियर दोनों पोस्ट के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जो पहले आए हुए पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो लगा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। आज की जो क्लास रहने वाली है वो पेडागॉजी की लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम फर्दर और पीवाईक्यूज़ लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे, बिना कुछ सोचते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा हमारा जो थीम है इस सब्जेक्ट सीरीज़ का, दैट वुड बी देयर इज़ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। ये हमारा इस सब्जेक्ट लेक्चर्स के लिए ये थीम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और हो सके तो जैसे मैं अभी कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है बेसिक कुछ थॉट्स जो हैं वो मैं अपनी लाइफ में उतार सकूँ, वही थॉट्स मैं आपके लिए भी लेके आता हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल सके जैसे मुझे हेल्प मिल रही है। तो बस यही सिंपल मेरा एक थीम रखने का यही उद्देश्य रहता है। तो चलिए बिना देर करे आज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। तो आप देख सकते हैं ये रीट का क्वेश्चन है जो कि 27 फेब को पूछा गया था लेवल 1 का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सा जो है ऑप्शन नहीं है, इंक्लूड नहीं किया जाता, सम्मिलित नहीं किया जाता। अब उससे पहले समझते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है। ठीक है, तो देखो पर्सनैलिटी क्या है, बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ लो। एक इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी जो सोचने का जो तरीका होता है, जो फीलिंग, जो बिहेवियर जैसे बिहेव कर रहा है, उसका जो तरीका होता है उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। अगर मैं सिंपल एक लाइन में बताऊं तो इट वुड बी कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, सोचना या फिर फीलिंग एंड बिहेविंग। ठीक है, अब सिंपल समझ लो, एक व्यक्ति की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वही उसके पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के। पहले को हम बोलते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। सेकंड आपका होता है कैरेक्टर और थर्ड आपका होता है ट्रेड्स। ट्रेड्स के बारे में हम देखेंगे कि ट्रेड्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये है बेसिकली पर्सनालिटी। अब पूछा गया है कि पर्सनालिटी में निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा नहीं इंक्लूड किया जाता। तो पहला देखते हैं, पहला है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल, नाम साइको का मतलब क्या है, जो मेंटली रिलेटेड है ना। जब भी साइको शब्द आपको देखने को मिले समझ जाना कि कुछ मेंटली रिलेटेड है। तो साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल हो गया, आपकी इमोशनल कैपेबिलिटी होगी, ये क्या है, ये एक साइकोफिजिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो क्या ये पर्सनालिटी को डिफाइन करता है? तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल डिफाइन करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और यहाँ पे एक शब्द है स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो डायनेमिक और स्टैटिक दोनों आपस में अपोजिट है, तो हो सकता है अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये गलत होगा तो ये सही होगा। तो इस ऑप्शन को हम रन देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, है ना, जब इन्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे खुद को ढालते हैं, एडजस्ट करते हैं, या फिर इसको ऐसा बोल लो आप कि वर्ल्ड से, आप दुनिया से आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ यू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या ये पर्सनालिटी का हिस्सा है? बिल्कुल, है ना। आप दुनिया, जो शब्द आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। वो शब्द क्या है, मतलब कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, सोशल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को तो बता रहा है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं डायनेमिक या स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखो पर्सनालिटी जो है वो डायनेमिक होती है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय कि पर्सनालिटी डायनेमिक होती है? मतलब कि पर्सनालिटी को आप गेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, आप मतलब कि चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में इंक्लूड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अब पर्सनैलिटी से रिलेटेड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेसिक 3 तरीके हैं जो कि क्या बोलते हैं जिससे हम पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी मेजर तो नहीं की जा सकती, एसेस की जा सकती है। अब अगर मैं थोड़ा सा उसको और डेप्थ में जाऊं तो पर्सनैलिटी को बेसिकली हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट, एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आते हैं आपके सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट मेजर का मतलब क्या है कि सेल्फ जो आप खुद हैं, खुद अपने बिहेवियर को रेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैन रेट देयर ओन बिहेवियर। और ये ज़्यादातर जो असेसमेंट होता है ये ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आपका EPQ हो गया, 16 पॉइंट्स हो गया, MMPI हो गया, है ना, और NEOPI हो गया। ये बेसिकली ये चारों क्या है, ये स्ट्रक्चर टेस्ट हैं, है ना। तो ये आते हैं आपके सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में, क्योंकि ये डायरेक्ट तरीका है पर्सनालिटी को एसेस करने का। एक होता है बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप समझते हैं बिहेवियर आपका कैसा है, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप कितने कैजुअल हो, आपके जो आप बातें बोल रहे हो वो कितनी कैजुअल हैं या फिर कितनी प्रैक्टिकल हैं, ये सब क्या दर्शाता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आपका अप्रोच कैसा है। ऑब्जर्वेशन, आप कितनी, आपका एक सिचुएशन है उसके लिए आपके क्या पॉइंट्स हैं, आप मतलब कि क्या इस सिचुएशन की बारीकता को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, और उसके लिए आप रेशनल उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। वही एक सिचुएशनल टेस्ट भी होता है। तो ये सब क्या है, ये आपके बिहेवियर को बताती हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि आपके सामने सामने से नहीं पता चल सकता। जैसे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, ये बेसिकली आपके जो कॉन्शियस डिफेंस सिस्टम होता है उसको बाईपास करती हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आप अनकॉन्शियसली अपना मोटिव या डिज़ायर प्रोजेक्ट करोगे, तो उस टेक्निक्स को आप बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जैसे कि आपकी हो जाएगी जो टैट होती है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो होता है ना, या फिर पर्सन टेस्ट जो होता है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। इसमें आप बता रहे हो अनकॉन्शियसली कि आपका मोटिव क्या है, आपका डिज़ायर क्या है। सेम चीज़ है सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, वो भी सेम चीज़ करती हैं। मतलब कि बेसिकली आप जो जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है ना, या जो स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट है, ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। जो बेसिकली आपको बताते हैं कि आपका मोटिव क्या होता है, डिज़ायर क्या सकता है अनकॉन्शियसली। तो वो चीज़ें आप क्या जाती हैं इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें आपको बेसिक समझनी है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या फिर जैसे जैसे मैं इसको और थोड़ा समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि एकदम से मैं सारी चीज़ समझा दूंगा फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। जैसे कि जो कैटल स्ट्रेट क्या होते हैं, है ना, या फिर आइसनेक ट्रेड क्या है, ये सब आपको समझने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। पर वही है कि एकदम से आपको समझा लूँगा तो थोड़ा सा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँ। जैसे पिछली बार मैंने आपको बेसिक बताया था कि बेसिक 3 तरीके की असेसमेंट होती है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और उसको डेप्थ में गया। अब मैं धीरे धीरे करके आपको और चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ के होंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ की इमोशनल चैलेंज फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होते हैं, अच्छा डिसएडवांटेज चिल्ड्रन क्या होते हैं, जिनको सही इन्वायरमेंट या फिर ऐसे कह लो आप कि जो अपने एज ग्रुप के हिसाब से जो कमज़ोर होते हैं उनको आप डिसएडवांटेज चिल्ड्रन बोलते हो। इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि उनको प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिलते हैं या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। पर अब क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उनके लिए भावनात्मक चुनौती क्या है, इमोशनल चैलेंज क्या है, ठीक है। क्या वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिविटी है या ओवर कॉन्फिडेंस है या हाइपर एक्टिविटी है या फोर साइटेडनेस है। तो इमोशनल चैलेंज की बात की है, तो इमोशनल चैलेंज क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नेगेटिविटी, यानी कि दूसरों की नज़रों में खुद को जो है नीचे समझते हैं, या मतलब नीचे इन द सेंस क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरली, वैसे नहीं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मतलब कि बहुत ये बच्चा जो है बहुत तेज़ है, हम बहुत कमज़ोर हैं, इस तरह से, है ना। और उसी की वजह से जो है वो डीमोटिवेटेड रहता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो रहता ही नहीं है। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं होती है, समझ रहे हो आप। हाइपर एक्टिव कैसे होंगे वो,
जब वो अपने एज ग्रुप के हिसाब से कमज़ोर हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो उनकी सोचने की क्षमता है, वो भी कमज़ोर होगी। फोर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आप दूरदर्शी हैं या फिर आगे की सोच पा रहे हैं, आगे का प्लान कर पा रहे हैं कि मैं 12th के बाद जो है मैं बीएससी करूँगा या 12th के बाद मैं जो बीटेक करूँगा, है ना, या जो भी है, मतलब अपने पर्सनल डिसीजन ले पा रहे हैं। वो कैसे हो सकता है जब आपको डिसएडवांटेज का मतलब ही क्या है कि मतलब क्या है कि उसको आगे की नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। समझ रहे हो? जैसे मतलब आई होप आप ये चीज़ समझ रहोगे। जैसे बहुत से बच्चे आप देखते हैं अपनी क्लास में, देखते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कोई हिंदी मीडियम वाला एडमिशन लेता है तो वो उसके हिसाब से वो डिसएडवांटेज ग्रुप में रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो उस टाइम के उस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो उससे बहुत आगे होंगे, जबकि वो इंग्लिश को बोलना सीख ही रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे ही जैसे डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होता है, ऐसे एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनके पास कुछ टैलेंट होता है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊं इनकी, तो आप 3 तरीके से समझ सकते हो। ये इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट का मतलब क्या है? जिसकी मतलब कि बहुत ही इंटेलिजेंट होगी, जिसके मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आइंस्टाइन का। आपको पता है आइंस्टाइन का आईक्यू कितना था? वो था 160, और नॉर्मल एक बच्चे का आईक्यू जो होता है वो 100 होता है। तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कि टैलेंटेड हो गया, टैलेंटेड में मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ सचिन तेंदुलकर, जिनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। आपको पता है जैसे विराट कोहली है, जैसे रोनाल्डो है। रोनाल्डो क्या है? वो सेल्फ मेड है। वहीं जो मेसी है वो गिफ्टेड है। वैसे सचिन तेंदुलकर जो थे वो गिफ्टेड थे। ठीक है, क्रिएटिव की बात करूँगा, क्रिएटिव भी गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। क्रिएटिव में जैसे कि आपका एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब ऐसे बच्चों के लिए आप नॉर्मल करिकुलम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो याद रखना है ऐसे बच्चों के लिए हम चूज करते हैं हॉट्स का। हॉट्स की फुल फॉर्म याद रखना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अपने एज ग्रुप से वैसे ही आगे होते हैं इंटेलेक्चुअली, इसलिए हम हॉट्स जैसे कंटेंट का यूज करते हैं उन बच्चों को समझाने के लिए। ठीक, तो आई होप ये 2 टर्म्स आपको डिसएडवांटेज और गिफ्टेड चिल्ड्रन समझ में आ गई होगी। ओके, आगे आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एजुकेशनल कोशेंट अकॉर्डिंग टू बर्ट? हमने पिछली क्लास में बर्ट के बारे में जाना था, और ये मैंने बताया था कि बर्ट ने एजुकेशनल कोशेंट दिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये रीट में पूछा गया है। तो मैंने बताया था एजुकेशनल कोशेंट का फॉर्मूला क्या था? तो वो था आपका एजुकेशनल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब एजुकेशनल एज क्या होती है? एजुकेशनल एज के मतलब कि क्या बोलते हैं, जो मतलब कि जिसकी क्रॉनिकल एज होती है, जो आपकी एक्चुअल एज होती है, यहाँ पे आप समझ लो जो बायोलॉजिकल एज है। एजुकेशनल एज जो है मतलब कि उसके एज ग्रुप के हिसाब से उसका दिमाग जो है वो कितने साल पीछे है, कितने साल आगे है, दैट इज़ एजुकेशनल एज। जैसे एग्जांपल दूं मैं अगर, कि मान लो एक 10 साल का बच्चा है, 10 ईयर्स बॉय है, ठीक है, जिसका दिमाग जो है वो 8 साल जैसे जितने बच्चे जितना है। मतलब कि मान लो उसको कि क्या बोलते हैं 5th क्लास में होना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग जो है वो 3rd क्लास के बच्चे जितना है। समझ रहे हो? तो ये जो 8 ईयर्स हैं ये आपकी हो जाएगी क्या बोलते हैं एजुकेशनल एज, ये हो जाएगी आपकी ए। और जो एक्चुअल एज है, क्रॉनिकल एज है, वो आपकी हो जाएगी 10 ईयर्स, यानी कि ये क्रॉनिकल एज। अगर तो मैं इसमें एजुकेशनल क्वेश्चन निकालूंगा तो वो आपका हो जाएगा 8/10 इंटू 100, यानी कि 80। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगर 100 जो एवरेज बच्चों का होता है वो होता है 100। अगर 100 से नीचे है तो देन इसका मतलब क्या है, बच्चा कमज़ोर है, और 100 से ऊपर है तो देन उसका आईक्यू जो है वो अच्छा है। सेम चीज़ अगर मैं आईक्यू निकालने की बात करूँ, आईक्यू का भी फॉर्मूला होता है। अच्छा, सबसे पहली बात, आईक्यू टर्म दी किसने थी? तो याद रखना है आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था विलियम स्टर्न ने इन द ईयर 1912।
इन्होंने बोला कि IQ जो है वो इक्वल होता है मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इंटू 100 के। वो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे एजुकेशनल एज थी, वहाँ पे एजुकेशनल एज थी, यहाँ पे मेंटल एज है, सेम चीज़ है। और जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये भी दिया था किसने, एल्फ्रेड बाइनेट ने, एल्फ्रेड बाइनेट ने। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है इन दी ईयर 1908। सेम चीज़ है कि मान लो कि बच्चा क्या है, बच्चा जो है 10 साल का है ना, 10 साल का बच्चा है। जैसे आपने वो कौन सी मूवी थी यार, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। तो उसमें वो जो कहानी सुनाता है तो बोलता है कि ये बच्चा जो है ये 10th क्लास में है लेकिन ये 12th क्लास के मैथ्स के क्वेश्चंस लगा रहा है ना। तो मान लो कि बच्चा 16 साल का है, 16 एज का है, लेकिन वो 18 के मैथ्स के सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो 18 है ये आपकी मेंटल एज हो जाएगी, और जो एक्चुअल एज है वो आपकी 16 है। तो यहाँ पे अगर लगा दोगे आप तो ये आ जाएगा 18/16 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका IQ निकल के आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि आइंस्टाइन का ऐसा मानते हैं कि उनका 160 IQ था, और नॉर्मल ह्यूमन का, नॉर्मल बच्चे का जो IQ होता है वो 100 होता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, विच एबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल एज। अब आपको पता है कि हमने डिस्कस किए थे पियाजेट के स्टेजेस, 4 स्टेजेस हमने डिस्कस किए थे। उसे ये पूछा कि प्री ऑपरेशनल एज में कौन सी एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, क्या लॉजिकल थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल एज क्या होती है पहले तो आप समझो, पहले सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर मतलब कि इसको बोलो पोस्ट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 स्टेजेस होती हैं। अगर मैं बात करूं वही सेम चीज़ कि सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है उसमें 0 से 2 साल के बच्चे को काउंट किया जाता है, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल, और 12 साल से ज़्यादा बच्चे को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में काउंट किया जाता है। ये 4 स्टेजेस होती हैं। अब देखो 0 से 2 साल का बच्चा जो बच्चा है वो बच्चा अपने सेंसर्स, यानी कि जो सेंसर्स होते हैं आँख, नाक, कान, जो है टंग, ये सब, इनकी मदद से दुनिया को देखता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, और मैंने आपको हमने देखा था कि दोनों स्टेजेस जो हैं, ये दोनों स्टेजेस पिछली क्लास में देखा था, ये ईगो सेंट्रिक होती हैं। ठीक है, सेम चीज़ 2 से 7 साल का बच्चा जो है वो थोड़े से क्या बोलते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स में बिलीव करना स्टार्ट कर देता है, इंट्यूटिवली सोचने लग जाता है, पर अभी भी लॉजिकली नहीं सोच पा रहा है। तो ये दोनों स्टेजेस में लॉजिकली बच्चा नहीं सोच पाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब 7 से 11 साल का बच्चा होता है वो लॉजिकली सोचने लगता है और समझने लगता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों को समझने लग जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो बच्चा जो है वो रेशनली थिंकिंग लेके आ जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना, रीज़न करने लग जाता है, सवाल पूछने लग जाता है। दैट इज़ योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्री ऑपरेशनल की। तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस यानी कि 2 से 7 साल की जो स्टेज थी, एज ग्रुप था, उसमें बच्चा जो है कैसी एबिलिटी डेवलप करता है। तो जाहिर सी बात है लॉजिकली तो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि लॉजिकली तो किस में सोचना स्टार्ट करता है, ये कॉन्क्रीट में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग भी, ये भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये जो है ये किस में आएगा आपका, ये फॉर्मल में आएगा। तो आपकी सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो समझ लग जाता है जिसके एक्शन के हिसाब से। जैसे आप अगर जैसे आप हाथ से जो है उसको बुला रहे हैं तो समझेगा वो वापस आएगा, आपको हाथ से इशारा करोगे कि यहाँ से दूर चले जाए तो दूर चला जाएगा, है ना। दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। या फिर खाने का इशारा कर रहे हैं मुंह के पास हाथ रख के तो वो बच्चा समझ जाएगा कि भूख लगी कि नहीं लगी, तो हाँ या ना में जवाब देगा, वैसा टाइप का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डस RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टेट अबाउट टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। RTE एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
फॉर एक्सेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है आरटीई एक्ट। ये क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन बोलता है एसेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड एंड प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन एज नीडेड। हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता है उसको एनालाइज करो या एक्सेस करो, मूल्यांकन करो, और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उसको एडिशनल निर्देश भी दो। ठीक है। सेकंड बोलता है फोकस ऑन ओनली, फोकस सिर्फ ऑन कंप्लीटिंग द करिकुलम विदाउट एक्सेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी। स्टूडेंट्स के बारे में मूल्यांकन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसी पर फोकस रखो। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाता है। थर्ड है कंडक्ट असेसमेंट ओनली एट द एंड ऑफ ईयर। जो टेस्ट वगैरह हैं वो सिर्फ साल के आखिरी में लो ओनली, तो ये भी गलत है। आपको पता है यूनिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट आया था, ये चीज़ आखनी है। लिमिटेड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट टू क्लासरूम लर्निंग। लिमिटेड मतलब कि सीमित इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, मतलब कि बच्चों के बीच जो बातचीत है क्लासरूम टीचिंग को रिलेटेड, उसमें जो है सीमित इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत सीमित होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। आरटीई एक्ट बोलता है आपका, ये चीज़ मैं डाल देता हूँ। आरटीई एक्ट क्या बोलता है कि असेसमेंट जब टीचर बच्चे का करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर को बच्चे की हर एबिलिटी को एक्सेस करना है, और अगर बच्चा कमज़ोर है या कहीं उसको मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे टीचर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देने। ये चीज़ बोलती है आरटीई एक्ट। अब आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, वो आपका 2009 में आया था। उसके बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो ये है कि कब लागू हुआ था, एनफोर्स्ड, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है। और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा की देने की बात की गई थी। लेकिन अगर डिसेबल्ड है तो ये तो ये एज ग्रुप 6 से 18 हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आरटीई एक्ट में बोला था कि कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट में क्या आता है? कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है कि कोई भी फिजिकल पनिशमेंट या फिर मेंटल पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चों को स्किल से मार नहीं सकते, ऐसा वैसा। और नो एडमिशन फीस, कोई एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन का मतलब यही है। ठीक है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे होंगे, बीपीएल वाले, उनमें 25% की छूट रहेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आरटीई एक्ट से रिलेटेड आपको रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? चाइल्ड रेस टू स्टूडेंट का, चिल्ड्रन रेस टू टीचर का कितना रेशियो होता है। तो याद रखना 2 रेशियो हैं। एक है 30:1। 30:1 जो है ये प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए, जो 1 से 5th क्लास की क्लासेस होती हैं उसमें 30 बच्चों पे 1 टीचर होगा। अगर उसके जो 6 से 8 क्लास के बच्चे होंगे उन पे जो रेशियो हो जाता है वो 35:1 हो जाता है। 35 बच्चों पे 1 टीचर रहेंगे। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये चीज़ आपको याद नहीं है, सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा अगर 150+ बच्चे हैं तो याद रखना उन पे 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर होगा। उनके लिए 1 हेड टीचर। ये कुछ बेसिक बातें आपको आरटीई एक्ट ऑफ 2009 के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे, मैंने इसलिए ऊपर से बताया कि बेसिकली ये है क्या। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि सभी बच्चों को जो है शिक्षा का वो मिल सके, बेसिक पता चल सके। ठीक है। और ये मतलब इसके जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस तरह बनाई गई हैं कि पेरेंट्स के ऊपर या फिर जो गरीब साइड के बच्चे हैं उन पे ज़्यादा दबाव ना पड़ सके कि वो फीस भरनी है, ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ के लिए। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। अब सब दो पर्सनैलिटी मेजरमेंट का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कल को कि बेसिक 3 तरीके हैं।
बेसिक 3 तरीके, अगर जब डेप्थ में हम पढ़ेंगे तब जो है 2 तरीके वो फर्दर डिवाइड होते हैं, लेकिन बेसिक 3 तरीके हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, दैट इज़ योर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। अब आपसे पूछा गया कि प्रोजेक्टिव जो मेथड है इनमें से कौन सा नहीं है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। सब्जेक्टिव मेथड में क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ देखो, ये टोटली जो है इवैल्यूएटर की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड है। ये जो टेस्ट है इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड है और इंडिविजुअल की सेल्फ रिपोर्टिंग फीलिंग पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू या फिर केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक केस दे दिया कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये उस बच्चे की फीलिंग पे डिपेंड है या फिर बच्चे की अपनी सोचने की सेल्फ एनालिसिस पे डिपेंड है कि वो कैसा सॉल्यूशन निकालता है। सेम चीज़ है, इवैल्यूएटर की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड है, जो टीचर है उस पर डिपेंड है कि वो ये समझे कि ये जो बच्चे ने जो आंसर दिया है वो उसके हिसाब से सही है कि नहीं है। ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड, जिसमें ऑब्जर्वेशन आएगा, इंटरव्यू आएगा और केस स्टडी आएगा। सब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न बना रखा है, स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं, है ना, फॉर्मेट जो होते हैं या फिर वो सब क्या है वो ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर है। एक पहले से सेट है। रेटिंग स्केल जैसे मतलब कि नापने का तरीका है, जैसे आपका जो है जीपीए वाला जो सिस्टम आया था या फिर जो है सीजीपीए आपने देखा होगा पहले, है ना, मतलब कि नंबर 1 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 10 तक जो मार्क किया जाता है, बच्चों को एसेस किया जाता है, दैट इज़ योर रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकली रेट करना, ठीक है। सिचुएशन टेस्ट भी सेम चीज़ कि मतलब जिसने जो आंसर दिया है इसमें बच्चे का जो है मतलब एक सेट है, एक आंसर सेट है, तो वो बच्चा कहाँ तक पहुँच रहा है, उसको 8 पॉइंट मिल रहे हैं कि 9 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव मेथड। पहले से एक स्ट्रक्चर सेट है, उसी के हिसाब से जो है टेस्ट लिए जा रहे हैं। प्रोजेक्टिव मेथड जो है मैंने आपको बताया, ये साइको एनालिटिक एजम्पशन पे बेस्ड है। साइको एनालिटिक, आई होप कि मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, एजम्पशन पे बेस्ड है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बच्चा जो अनकॉन्शियसली डिसीजन ले रहा है वो ये बताते हैं कि एक्चुअली में बच्चे का मोटिव क्या है, ठीक है, या फिर मोटिव या फिर उसका डिज़ायर क्या है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसमें टेक्निक्स आती हैं एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, ऑर्डरिंग और एक्सप्रेशन टेक्निक। एक्सप्रेशन से भी आप जान सकते हो कि बच्चा जो है वो गुस्से में जवाब दे रहा है ना, या फिर मतलब कि बिहेव कर रहा है गुस्से में, वैसा सब कुछ ये आप जानते हैं प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वापस आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है प्रोजेक्टिव मेथड का टाइप नहीं है, तो वर्ड्स एसोसिएशन है, टीएटी जिसको हम थीमेटिक ये परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, और रेटिंग स्केल बेसिकली क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, अभी मैंने बताया, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक है, ये आपको बेसिक समझना है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो आपका कंप्यूटर अनुदेशक वाला जो पेपर है उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन चुन के जो RSSB जो क्वेश्चंस करवाए हैं पहले, जो PYQs लिए गए हैं, जैसे रीड का लिया गया है या फिर इन्फॉर्मेटिक्स उसका लिया गया था, कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का, उसमें भी हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि पूछे जा सकते हैं, जो चांस बनती है जिनकी प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज सेफालोकॉर्टिकल डेवलपमेंट। सेफालोकॉर्टिकल, ठीक है, डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट क्या है, में बहुत सारे लोगों ने जाना नहीं होगा। एक्चुअल में क्या है जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, एक पहली बात आपको पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि एक टाइम बाद डेवलपमेंट रुक जाएगी, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट, ये चीज़ आपको समझनी है। कंटिन्यूस होती है, सिक्वेंशियल होती है। तो डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के या फिर कैटेगराइज करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्शन के बेसिस पे,
डायरेक्शन के बेसिस पे जो है हम डेवलपमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सेफालोकॉर्डल या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दो तरीके हैं। अब ये होते क्या है, ठीक है, ये डायरेक्शन के बेसिस पे याद रखना है। किसके बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे। अगर आपका जो है डेवलपमेंट वो सिर से पैर या ऊपर से नीचे हो रहा है, सिर से पैर हो रहा है ना, बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं सेफालोकॉर्डल, ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल उसको बोलते हैं जहां पे जो है डेवलपमेंट वो सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हेड टू द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन रेगुलेशन सच एज ब्रीदिंग। हेड डेवलप्स मोर रैपिडली दैन द रेस्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। जब बच्चा जो है, शिशु जो है गर्भ में होता है, वहां पे जो ग्रोथ होती है दैट इज नोन एज सेफालोकॉर्डल, याद रहेगा। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो बाद में होती है, जहां पर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द ट्रंक टू आउटसाइड, मतलब कि जो नाभि होती है बच्चे की, उस वहां से जो है चारों डायरेक्शन में जो ग्रोथ होने लग जाती है दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमोडिस्टल। जी आप देख सकते हैं, जैसे ये जो ग्रोथ है, जैसे ये नाभि है बच्चे की, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ से यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ, दिस इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखना कि जो हेड से, ये आप डायरेक्शन देखते हैं, हेड से जो इस डायरेक्शन में हो रहा है, सेफालोकॉर्डल को हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न भी हम बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद नहीं है। अगर आपको पता होगा, अगर आपको एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ, जिसकी जो ड्यूरिंग बर्थ जो बच्चे का हेड होता है, चाइल्ड हेड इज 1/4 ऑफ द बॉडी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1/4 यानी कि 25%, समझ लो, 1/4 होता है, सर इतना बड़ा होता है। और धीरे धीरे जो है, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टार्टिंग में वो हेड से पैर की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन बाद में जो है सेम, मतलब कि सब कुछ जो है पैटर्न में आ जाता है। हाथ भी बड़े होते हैं, पैर भी बड़े होते हैं, हाइट भी बढ़ती है, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में क्या है ना, मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ, ये मेरे साथ है। मैं कोशिश करता हूँ धीरे बोलने की, लेकिन जब मैं मेरा दिमाग जो है फास्ट सोच रहा होता है, मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, तब जो है मेरे से शब्द जो हैं वो प्रोनाउंशिएट सही नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो मैं धीरे से करूँ, आराम से करूँ, ठीक है। फिर भी धीरे धीरे आ जाएगा, ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेफालोकॉर्डल की। तो दैट इज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड मूव्स टुवर्ड्स द फीट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड सेंटर पेडागॉजी एज पर NCF 2005। अब आपको पता है कि जो NCF है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बेसिकली 4 आए थे, है ना। सबसे पहले 1975 में आया था, फिर 1988 में, 2000 में, फिर 2005 में। 2005 वाला सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। ये क्यों लाए गए थे? टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ताकि जो क्या बोलते हैं टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी उसको चेंज करके लर्नर सेंट्रिक अप्रोच कर दी गई, जिससे जो है बच्चों को सीखने में और हेल्प हो सके। और इसी के अंतर्गत जो है NCERT का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1988। ये चीज़ भी आपको याद नहीं। अब बात करते हैं NCF 2005 की। NCF 2005 में आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपने ये याद रख ली तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली चीज़, ये एम्फेसाइज करता है लर्निंग बाय डूइंग को, या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, या फिर करके, या जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस तरीके से। सेकेंड चीज़, ये बात करता है इंस्पेक्शन मेथड की, असेसमेंट की, इसमें आ जाएगा। थर्ड, टेस्ट मेथड। फोर्थ, ये प्रमोट करता है ग्रुप लर्निंग को।
और फिफ्थ मिक्स मेथड का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे ये ICT वगैरह है ना, जो टेक्नोलॉजी वगैरह उसका भी डिजिटली इस्तेमाल करके बोलता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये चीज़ है NCF, ये चीज़ आपको याद नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ ये है इसके, जैसे मतलब कि बोलता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, मोटिवेशनल एंड फिजिकल तीनों में ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम बच्चों को एक पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर हमें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, स्पोर्ट्स में भी बच्चों को, या फिर म्यूज़िक में या फिर आर्ट में, सब में जो है सपोर्ट करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए थ्रू डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़। इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। एनकरेज करना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग को, और एम्पावर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअल थॉट्स। साथ साथ अगर मैं इसको बेसिक में बोलूँ तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। और इसमें बोलता है कि टीचर जो है वो आपका एक्ट करता है ऐसा फैसिलिटेटर, ये टीचर एक्ट करता है, ठीक है। और साथ में NCF 2005 में मल्टीलिंग्विज्म, यानी कि और भी भाषाओं में जो भाषाएं हैं उनमें पढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है। ये बेसिक है आपका NCF 2005 का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, तो क्वेश्चन ने पूछा था कि चाइल्ड सेंटर पेडागॉजी का मतलब क्या है ना। जो चाइल्ड सेंटर यानी कि बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, क्रैमिंग करना, रट्टा मार के सिखाना, तो ये तो भाई कोई चाइल्ड सेंटर है नहीं। गिविंग इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वॉइस एंड एक्टिव पार्टिसिपेट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, तो ये भी एक चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ना। मतलब बच्चों के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं, तो मतलब हो सकता है चाइल्ड सेंटर्ड है, पर एक्चुअली में नहीं है ये, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट टीचिंग मेथड इज सजेस्टेड बाय स्टूडेंट्स विथ ADHD टू हेल्प देम लर्न। जो ADHD बच्चे जो हैं, जो मतलब ग्रहित हैं ADHD से, उन बच्चों को आप किस तरह से जो है किस मेथड से सिखाने की कोशिश करेंगे। अब ADHD का फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ज़्यादातर जो है ये 12 साल से एज में स्टार्ट हो जाता है लगभग। इसमें होता क्या है कि बच्चों को जो है फोकस करने में दिक्कत हो रही होगी, फोकस ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। ध्यान जो मतलब यहाँ क्लासरूम में ध्यान है लेकिन वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, या फिर चीज़ें घुमा देते हैं कभी कभी, मतलब क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है, या फिर बिना सोचे समझे काम करते हैं, ठीक है। और सब मान लो कि कहीं लाइन लगी है तो मतलब कि इंतज़ार नहीं हुआ जा रहा होगा इनसे, इतने हाइपर एक्टिव होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चों को जो हम ADHD से प्रभावित बच्चे बोलते हैं। अब उनको सिखाना है तो क्या तरीका अपना सकते हैं। यूजिंग ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शन, सिर्फ और सिर्फ मौखिक इंस्ट्रक्शन देंगे, सिर्फ बोल के समझाएं। तो क्या वो समझेंगे भाई, जब मैंने बोला अभी आपको कि वो ध्यान से सुनते नहीं हैं, है ना, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो क्या बोलने से समझ जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग लेंथी असाइनमेंट, लंबे लंबे असाइनमेंट देना है। जब उनका फोकस नहीं बनता है तो लेंथी असाइनमेंट क्या वो फोकस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अवॉइडिंग यूजिंग एन विजुअल एड्स, कोई भी मतलब कि विजुअल एड का मतलब क्या है, जैसे एनिमेशन दिखा के या वीडियो दिखा के समझाना, है ना। तो अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो कि बच्चे सीख जाएंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, यूजिंग अ लॉट ऑफ पिक्चर एंड विजुअल क्लूज, बहुत सारी पिक्चर और विजुअल क्लूज की मदद से जो है, तस्वीरों की मदद से जो है बच्चों को सिखाना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपने कोई मूवी देखोगी तो आपको उसका हर डायलॉग जो है लगभग याद होता है, भले ही आपको भाई डेट याद ना हो। अगर मैं पूछ लूँ अभी के क्या बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, या फिर क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप ने कभी ये जंग लड़ी थी, आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपने छावा पिक्चर देखी होगी तो आपको सब चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब आप अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, या फिर मतलब कोई भी चीज़ें मतलब पिक्चर के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से जो है बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं लंबे समय तक के लिए। ये इसीलिए बोलते हैं कि ADHD वाले बच्चों को जो है ज़्यादातर जो है वो पिक्चर या फिर विजुअल क्लूज़ की मदद से जो है सिखाना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पूछता है, व्हाट टर्म डिड बैंड्यूरा यूज टू डिस्क्राइब लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग अदर बिहेवियर। बैंड्यूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? डायरेक्ट लर्निंग बोला है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोला है, विकैरियस लर्निंग बोला है, या कॉग्निटिव लर्निंग बोला है? तो कॉग्निटिव लर्निंग से तो आपको पता है कि पियाजेट साहब जो है वो रिलेट करते हैं, उन्होंने थ्योरी दे रखी है अपनी। डायरेक्ट लर्निंग का मतलब क्या है कि टीचर के हिसाब से चलना, मतलब चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच ना होना, या टीचर लेड एजुकेशनल अप्रोच। ठीक है, पर यहाँ पे बोला गया क्या, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखना, तो ये डायरेक्ट लर्निंग के अंतर्गत नहीं आएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये दिया था डेविड कॉल्ब ने। डेविड कॉल्ब, इनका नाम याद रखना, अभी आगे कभी आएगा फ्यूचर में तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या दिया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी विकैरियस लर्निंग। अब विकैरियस लर्निंग का मतलब क्या है? विकैरियस लर्निंग का मतलब है कि दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों की सक्सेस, दूसरों की मिस्टेक से सीखना, है ना, उसको ध्यान मतलब उसको देखते हुए सीखना कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। या फिर जैसे मतलब कि मान लो कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक बच्चा है ना, उसने रिवीजन नहीं किया तो वो पहले पेपर में फेल हो गया, फिर उसने रिवीजन नहीं किया दूसरे पेपर में फेल हो गया, तीसरे में भी फेल हो गया। अब आपने इसको देखकर क्या सीखा? आपने इसको सीखा होगा यार भैया रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से खुद सीख रहे हैं, दैट इज़ योर विकैरियस लर्निंग, और यही बैंड्यूरा साहब ने दी थी। ठीक है, इट इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग the experience, success and mistake of others। दूसरों की गलती एक्सपीरियंस से सीखना, दैट इज योर विकैरियस लर्निंग। और अगर मैं बैंड्यूरा साहब की बात करूँ तो उन्होंने 4 स्टेप्स दिए थे सोशल लर्निंग के, वो देख लेते हैं एक बार। पहले स्टेप को हम बोलते हैं अटेंशन, जहाँ पे लर्नर मस्ट फोकस ऑन दी मॉडल बिहेवियर। सेकेंड है रिटेंशन, रिटेंशन मतलब कि रिमेंबर करना, लर्नर मस्ट रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर। थर्ड है रिप्रोडक्शन, लर्नर को रेप्लिकेट करना है द बिहेवियर फिजिकली और मेंटली। और फोर्थ है मोटिवेशन, लर्नर नीड्स अ रीजन टू इमिटेट द बिहेवियर। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाऊं, एग्जाम्पल देके समझाता, ठीक है, कि मान लो कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि कैसे समझाऊँ, कोई एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कि मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पापा हैं, पापा से आपने सीखा कि वो सुबह उठते हैं 5 बजे, ठीक है, फिर उसके बाद वो नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, ये आपने सीखा। मतलब ये 3 चीज़ें देखी कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर वो नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, पूजा के बाद खाना खाते हैं। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं अटेंशन, कि आपने दूसरे के बिहेवियर को देखा। रिटेंशन का मतलब क्या है, आपको ये सारे स्टेप्स याद होने चाहिए कि पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप भी अगले दिन वही करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी सुबह उठ रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं नहा रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आपको ये करने के लिए एक रीज़न चाहिए कि भाई मुझे ऐसा क्यों करना है, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे पापा की तरह बनना है, ये आपका मोटिवेशन हो जाएगा। समझ रहे? तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं बैंड्यूरा के, जो कि बताते हैं कि हाउ लर्नर्स शुड एक्वायर न्यू बिहेवियर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके,
और बैंड्यूरा साहब ने एक और चीज़ बोलती कि लर्निंग जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस है, कि मतलब कि क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में जो है स्टेप फॉलो करने होते हैं, और तब मतलब हर स्टेप, हर जो एक स्टेप है वो पिछले स्टेप को सपोर्ट करता है, और फिर उसी मदद से जो है आप आगे बढ़ते हैं। ये बोला था बैंड्यूरा ने, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जब हम थोड़ा बैंड्यूरा साहब के बारे में पढ़ेंगे तब हम और चीज़ देखेंगे। आगे आते हैं। विच टाइप ऑफ इमेजिनेशन इज क्लासिफाइड अंडर प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन ऑफ जेम्स ड्रेवर। अब जेम्स ड्रेवर कौन है ये पता होना चाहिए। तो जेम्स ड्रेवर जो हैं या ड्रीवर जो हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी, उससे आप याद कर लो कि एजुकेशन इज अ शेपिंग एंड मोल्डिंग प्रोसेस, शेपिंग एंड मोल्डिंग प्रोसेस। जैसे कि पानी है, पानी को आपको गिलास में रख दो तो वो गिलास जैसा बन जाएगा, अगर उसको मग में रख दो या किसी कप में रख दो तो कप का जैसा बन जाएगा। तो एजुकेशन भी उसी तरह की एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको के बच्चे को कैसे भी शेप कर सकते हैं, कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने तीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। पहली चीज़ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया, और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस किया। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है जेम्स ड्रेवर साहब के बारे में। अब पूछा गया है कि प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन के अंतर्गत जो है, जो जेम्स ड्रेवर की जो बातें हैं वो आप किस इमेजिनेशन के अंदर क्लासीफाई करोगे। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, एस्थेटिक एंड फैंटास्टिक, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव, या कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। देखो क्रिएटिव तो है नहीं, तो क्रिएटिव यहीं गलत हो गया। एस्थेटिक भी नहीं है, तो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। ठीक है, ये इनकी अप्रोच थी। जेम्स ड्रेवर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सेंटेंस आप याद रखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी उनको समझने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विच मैथमेटिकल मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में कौन सा मैथमेटिकल मॉडल जो है रिलेशनशिप बताता है। तो मतलब मॉडल बताता है और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपको एक चीज़ रखनी है कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये लाइन आपको याद रखनी है बस। तो पहली बात तो कौन सा रिलेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हेरिडिटी होती है ये आपके स्टैटिक होती है, ये आपके फिक्स होती है। वहीं जो ये इन्वायरमेंट होता है ये आपका डायनेमिक होता है और चेंजिंग होता है, चेंज होता रहता है। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, दोनों को हम इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसी की मदद से जो है वो डेवलपमेंट होती है। दोनों फील्ड में डेवलपमेंट होगी तभी इम्प्रूवमेंट होगी, तभी आपका जो है डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, अच्छा लिखी हुई है यहाँ पे सेम चीज़ है ना। हेरिडिटी का मतलब क्या है, जो इनेट और जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपके हेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मतलब कि आपके पापा से जो आपने जो ट्रेड्स लिए हैं, है ना, दैट इज़ हेरिडिटी। इन्वायरमेंट का मतलब क्या, जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, आपने सीखा कि बाहर जाके मतलब कि क्या बोलते हैं, हम लोग जो सोशली हमें ये बात करनी चाहिए, सोशली हमें अपना मुद्दा ऐसा रखना चाहिए, ये आपने सीखा है। ये पहले से नहीं है, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक क्या है, जो आपकी हाइट होगी, जो आपकी क्या बोलते हैं बालों का कलर हो गया, समझ रहे हो, ये जेनेटिक है। या जो थोड़ा थोड़ा बिहेवियर हो गया, जो हैबिट्स हो गए, दैट इज़ जेनेटिक। लेकिन वो चेंज हो जाते रहते हैं। तो डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 13 क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज दी NCERT डॉक्यूमेंट लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज स्टेट अबाउट पर्पस ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो NCERT के डॉक्यूमेंट्स जिसमें लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज का मेंशन है, वो क्या बताता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है टू प्रमोट यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स अक्रॉस स्कूल, बी है टू
प्रायोरिटाइज रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन का मतलब क्या है, रट्टा मार जो तरीका है ऑफ कॉन्सेप्ट। थर्ड है टू एंश्योर दैट स्टूडेंट अचीव एज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, बच्चों को एज के हिसाब से, एज के उपयुक्त जो है दक्षताओं को प्राप्त करना, ये इंश्योर करना। या फिर डी ऑप्शन टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो देखो एनसीईआरटी जो है वो रोड मेमोराइजेशन में फोकस नहीं करता है, मैंने आपको बताया हॉलिस्टिक अप्रोच पे फोकस करता है। साथ साथ यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स अक्रॉस स्कूल इसको भी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि हर स्कूल का जो है अपना एक इन्वायरमेंट है ना। आप यूनिफॉर्मली कैसे टीचिंग मेथड्स को लागू कर सकते हो, ये समझो आप। फोर्थ जो है एक्सक्लूसिवली ऑन थ्योरी नॉलेज। ठीक है, जो थ्योरी नॉलेज है सिर्फ उसी पर फोकस कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को एज के हिसाब से जो दक्षता होती है उनको देना, एज के हिसाब से। ठीक है, 8th में मतलब प्रॉपर गाइडेंस अकॉर्डिंग टू एज, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, दैट इज द लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज। ओके, आगे आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट होते क्या हैं ये मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू जो पेडागॉजी है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। देखो पहली बात, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब है जो आपका फिजिकल चेंज हो रहा है, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। यहां लिख देता हूं मैं, रिलेटेड टू फिजिकल चेंज, है ना। यानी कि ये स्ट्रक्चरल होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। ठीक है, और वहीं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है, क्योंकि देखो हर बंदा जो है यूनिक होता है, ये चीज आप समझ लो। किसी को मैच्योरिटी जो हिट करती है वो जल्दी करती है ड्यू टू हिज ओवरऑल सिचुएशन, है ना, वो जल्दी सीख जाता है, जल्दी बड़ा हो जाता है। कोई कोई जो है उनको टाइम लगता है, एज के हिसाब से होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि 18 साल के बच्चे ही जो है मैच्योर होंगे, उससे पहले बच्चे हो ही नहीं सकते, ये नहीं है। और सेकंड चीज़ क्या है, ग्रोथ जो है एक टाइम बाद रुक जाती है। जैसे आपके हाइट है 18, 19, 20, 21, 22, 23 के बाद रुक जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। एक तरह से ये नैरो डोमेन है, और ये है कंटिन्यूस। आप 60 साल में भी आप कुछ ना कुछ जो है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रोथ जो है एक टाइम बाद रुक जाती है, तो इसको मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल है यूनिट्स में। जैसे कि आपकी हाइट मान लो सेंटीमीटर है या फिर इंचेस है, ऐसे आप नाप लो। डेवलपमेंट जो है उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको कर सकते हैं हम एक्सेस, सॉरी असिस्ट, एक्सेस स्पेलिंग गलत लिख दे रहा हूँ, उसको हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अब क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको समझा दिया दोनों होते क्या है। अब आप डिफरेंस पे आ जाते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज वाइल डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज जो कि मेजरेबल होता है। अब मेजरेबल वही क्वांटिटी होगी जो कि क्वांटिटेटिव होगा, जबकि डेवलपमेंट जो है वो मेजर नहीं किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। तो ये दोनों हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि मान लो कि क्या बोलते हैं, आपका आईक्यू इंक्रीज कर रहा है ना, ये क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आया, दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, ये बी ऑप्शन बोलता है ग्रोथ इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट ओनली। नहीं, ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। डेवलपमेंट स्टॉप्स एट मैच्योरिटी नहीं, ये ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, ये भी नहीं है। दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों जो है मतलब कि वैसे ही हैं, भाई भाई हैं, ऐसे समझ लो आप। तो इस तरह से ही जो है आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, और चाहें तो आप जो है ईजिली, अगर आपको पता होता तो आप ईजिली भी कर सकते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजी।
मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या व्याख्या है या फिर सही उत्तर क्या है, ये पूछा गया। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं? देखो, पहली बात क्या है, ये समझ लो कि हर स्पीशीज, हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। अब जो वेरिएशंस हैं वो किस पे हो सकते हैं? वो आपके हो सकते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, किसी के बाल काले हैं, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें नीली हैं, है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो सकते हैं। ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब हम कुछ कैटेगरी में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब किसके बेसिस पे, मान लो, या फिर इंटेलिजेंस के बेसिस पे कुछ जो है हम अलग कर सकते हैं कि कुछ जो है कम होशियार है, कुछ जो है ज़्यादा होशियार है, कुछ ज़्यादा आईक्यू वाले हैं, है ना। मैंने बताया था कि वो जो टर्म मैंने बताई थी, स्पेशल जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंस के अंदर होती है। इंटरेस्ट के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी को आर्ट पसंद है, किसी की म्यूज़िक पसंद है। ठीक है, वैल्यू के बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं, और पर्सनैलिटी के बेसिस पे। ऐसे मतलब कई सारे हैं, ये बेसिक आप समझ लो, ये 4-5 आप याद रख लो कि इन पे बेसिस पे हम जो है क्या बोलते हैं, अलग कर सकते हैं। ऐसे तो अनगिनत हो सकते हैं। मतलब अगर आप वेरिएशन की बात करो, हेयर कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जिसके बेसिस पे आप जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या बोलता है? सिमिलैरिटी इन थॉट एंड बिहेवियर अमंग पीपल। सिर्फ सिमिलैरिटी थॉट और बिहेवियर के बेसिस पे, तो ये मतलब सही है, पर सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं। सिमिलैरिटी इन इमोशनल रिस्पॉन्स, ये भी नहीं है। रिजेम्बलेंस अमंग पीपल ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के लोग, ये भी नहीं है। वेरिएशन और डेविएशन अमंग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू अ सिंगल और मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। मतलब व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन जो है वो आपका पूछता है, विच थ्योरी एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट ऑन प्राइवेट स्पीच। जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो निजी भाषण होता है, कौन सी थ्योरी ऐसी बोलती है कि इन्वायरमेंटल का इन्फ्लुएंस भी जो है वो प्राइवेट या निजी भाषण पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है या फिर डालता है। ठीक है, तो व्योस्की की थ्योरी, पियाजेट की थ्योरी, या दोनों की, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो देखो, जो पियाजेट की थ्योरी है वो बात तो करती है इंडिविजुअल स्पीच की, लेकिन वो बोलती है कि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन की जो बुद्धि है, चिल्ड्रन की जो इंटेलिजेंस है, वो ओवर द टाइम ग्रो करती है। इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम, या फिर एज दे ग्रो, या फिर एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी इंटेलिजेंस जो है चेंज होती है। तो इसमें इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में कुछ खास बात नहीं की गई है। वहीं व्योस्की की जो थ्योरी है, जिसका करेक्ट आंसर है, वो खासा प्रभाव मतलब कि डालती है इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट पे। वो बोलती है कि जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। किस तरह से वो बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि चिल्ड्रन जो है वो एक्सपीरियंस विद कल्चर, ठीक है, कल्चर के साथ जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे सीखते हैं। तो ये मतलब कि कहीं ना कहीं, मतलब कि दोनों की अलग अलग थ्योरी है, कहीं ना कहीं सही भी है। अगर मैं बात करूं तो व्योस्की की, तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रखा है, कल्चर पे, सोशल इंटरेक्शन पे और लैंग्वेज पे। वो बोलते हैं कि इन तीनों के प्रभाव से जो है डेवलपमेंट होता है। अ चाइल्ड्स प्ले इज नॉट अ सिंपली a reproduction of what he has experienced but a creative reworking of the impression he has acquired। ठीक है, और इसमें बोलते हैं वो कि एक्सटर्नल सोशल स्पीच जो है वो प्राइवेट स्पीच को बढ़ावा देती है, और जो प्राइवेट स्पीच है वो इनर स्पीच को मजबूत करता है। तो ऐसे इन्होंने 3 जोन दिए हैं, जिसमें एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको मतलब कि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि है ना, जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अगर बेसिकली जो बताऊं तो ये क्या है, ये वो जोन है जहां पे बच्चे जो है सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं या फिर इंडिविजुअली भी सीखते हैं, है ना। अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को क्या क्या बूस्ट करता है, तो ये चीज़ करना है जो अचीव गोल्स, रिपीटिशन ऑन देयर ओन, डेवलप स्किल, ये 3 चीज़ें जो हैं वो स्किल को मास्टर करती हैं और वही बूस्ट करती हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को। और एक चीज़ और, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ साथ पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है वो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं अकेले सीख जाएंगे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं लोग, है ना, और जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब कि जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, मान लो साइकिल चला रहा है, तो होता है ना कि पापा जो है वो पीछे से पकड़ के रखते हैं, दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब ओवर द टाइम वो बच्चा जो है खुद सीखने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे मतलब आप देखते होंगे कि पापा धीरे धीरे बस एक्टिंग करते हैं पकड़ने का, लेकिन एक्चुअली में पकड़ते नहीं है, फिर वो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जोन में पहुंचने के लिए, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और मतलब बेसिक ये डायग्राम जो है वो बताता है कि वियोस्की की डेवलपमेंट थ्योरी एक्चुअली में है क्या, किस तरह से जो है डेवलपमेंट को पाने के लिए जो लर्निंग है वो ज़रूरी होती है। लर्निंग इम्पैक्ट्स डेवलपमेंट, ये लाइन आपको याद रखनी है। और 3 चीज़ याद रखनी है कि वियोस्की ने किसकी बात की, कल्चर, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन की, बस ये 3 चीज़ याद रखनी है, बाकी सब आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम अगर बात करते रहेंगे आगे तो मैं धीरे धीरे और आपको थोड़ा ब्रीफिंग बताता रहूँगा, अभी बस आप इतना बेसिक समझिए, ठीक है। अब आते हैं BF स्किनर पे, ये भी आपको पता है बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि BF स्किनर एम्फसाइज्ड बिटवीन मेजरेबल बिहेवियर एंड स्टिमुलाई टू एक्सप्लेन लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं। तो जो स्किनर साहब थे उन्होंने मेजरेबल बिहेवियर और स्टिमुलाई पे बात की है लर्निंग को समझाने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो ये आपका रैट बिहेवियर है ना, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इन्होंने, आपको पता है, ये एक्सपेरिमेंट किया था, अगर बहुत लोगों को पता होगा, जिसमें क्या होता है कि एक रीइंफोर्समेंट और एक पनिशमेंट, 2 की वजह से जो है बिहेवियर चेंज होता है। रीइंफोर्समेंट की वजह से बिहेवियर जो है वो बढ़ता है और पनिशमेंट की वजह से जो है बिहेवियर वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था ये भी आपको पता होगा कि जब मतलब कि हम उसके आगे चीज़ रखते हैं, है ना, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी मतलब कि क्या बोलते हैं प्रभाव, मतलब वो अब उसकी तरफ अपनी तरफ खींचा जाता है। जैसे मतलब सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जैसे आपको बोला जाता था कि 12th में अच्छे नंबर आएंगे तो पापा बोलते थे कि मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, या 8th में अच्छे नंबर दिलाएंगे मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा। दैट इज़ क्या है, वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, है ना। उससे क्या है, आपका जो फोकस है पढ़ाई में और ज़्यादा होगा। वहीं जो है पनिशमेंट डिक्रीज करती है बिहेवियर को। ये है ऑपरेंट कंडीशन, और इन्हीं के बेसिस पे जो है BF स्किनर की ये थ्योरी थी। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल एनालिसिस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, कार्यात्मक विश्लेषण, ये इसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉनिटरिंग इन्वॉल्व इन मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती हैं उसमें मॉनिटरिंग का क्या मतलब है। अच्छा, उससे पहले मेटाकॉग्निटिव का मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, मेटाकॉग्निटिव 2 शब्द से बना है, एक मेटा और एक कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब समझ चुके होंगे, ये माइंड से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू माइंड या फिर मेंटल या फिर थिंकिंग स्किल्स, मेंटल या फिर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड। और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब कि जिसको हम बोलते हैं जैसे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के ऊपर विचार करना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। या फिर अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस बियॉन्ड सोचना कॉग्निटिव के, दैट इज मेटाकॉग्निज्म। अब उसमें मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, डिसाइडिंग हाउ मच टाइम टू गिव अ टास्क, ये नहीं है, सिंपल थिंकिंग है। आस्किंग क्वेश्चंस लाइक इज दिस मेकिंग सेंस, ये बिल्कुल सही है। एक तो आप काम कर रहे हैं,
उसके ऊपर आप उस काम के बारे में और सोच रहे हैं कि क्या वाकई में ये सब जो है जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा। दैट इज़ योर मेटा कॉग्निटिव, और इसी का मतलब है मॉनिटरिंग। ठीक है, आप सोचने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करने के बारे में जो है सोच रहे हैं। आई होप ये चीज़ समझ गई। मॉनिटर मतलब कि सिंपल सा उसके बारे में निगरानी करना, या फिर मतलब चेक करना, कि वेरीफाई करना कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेटा कॉग्निटिव जो है वो बेसिकली क्या है, आइडियाज, रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजीज, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या फिर सेल्फ रेगुलेशन एंड मेमोरी स्टडी स्किल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, आगे आते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर है। ओके, और सॉरी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो मेगा कॉग्निज्म पे जो है उनकी थ्योरी रही है। उसमें जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में उन्होंने जो है 6 तरह के स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप है क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है मेटाकॉग्निज्म पे के बारे में है। ठीक है, और इन्होंने 6 स्टेप्स दिए हैं ये चीज, या फिर इन्होंने 6 स्टेप का पिरामिड दिया है। सबसे ऊपर आता है क्रिएटिंग, जहां पे जो है क्या बच्चा जो है न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्रिएट कर सकता है। फिर क्या वो उसको जस्टिफाई कर सकता है, या फिर अपने जो उसने डिसीजन लिया है उसके खिलाफ उसके फॉर में खड़ा हो सकता है। एनालाइजिंग का मतलब क्या है, क्या वो डिस्टिंग्विश कर सकता है। अप्लाइंग का मतलब क्या है कि क्या इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है क्या वो उसको नए तरीके से अप्लाई कर सकता है, उसको प्रिंसिपल को समझते हुए, है ना। और क्या अंडरस्टैंडिंग का मतलब वही है कि क्या वो जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन या फिर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। रिमेंबर का मतलब क्या है, क्या उसको रिकॉल कर सकता है। तो ये बेसिकली जो स्टेप्स हैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको आपको याद रखना है, जो कि मेटाकॉग्निज्म से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है और होती एक्चुअल में है क्या, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। अभी सिर्फ आप बेसिक समझो। ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात आई है तो आपको ये बस याद रखना है कि मेटाकॉग्निज्म से ब्लूम टैक्सोनॉमी रिलेटेड है। ब्लूम सर जो रिलेटेड है ये याद रखना, उनके 6 स्टेप्स हैं, ये चीज़ याद रखनी है। और 6 स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए: क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जो दिया गया कथन है, ये जो कथन है इसके बारे में एग्जैक्ट बात कौन सा शब्द बोलता है। द टेंडेंसी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ हाईली टैलेंटेड पेरेंट्स टू बी लेस टैलेंटेड देन देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिवली टेंडेंसी फॉर चिल्ड्रन ऑफ वेरी लो क्लास पेरेंट टू बी लेस लो क्लास। कहने का मतलब क्या है कि समझदारों के बेटे जो हैं समझदार ना हों, या फिर कम समझदार के बेटे जो हैं ज़्यादा समझदार निकल जाएं, ये जो टेंडेंसी होती है ये किस शब्द को बताती है ना, किस शब्द को बताती है। क्या इसका मतलब क्या है, रिकैपिटुलेशन, रिग्रेशन, इनहेरिटेंस या एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि एम्प्लीफाई करना, कि मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो तेज थे तो आपका बच्चा उनसे भी तेज है, उनका बच्चा जो है उससे भी तेज है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो ट्रेड्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं उसका ट्रांसफर होना। कि मान लो कि एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं मान लो आशा भोसले हैं या फिर सचिन तेंदुलकर है, उनका बेटा जो है क्रिकेट में और भी अच्छा निकलना, मतलब बैटिंग अच्छी करना, मतलब कि जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, तो उनका बेटा जो है वो बैटिंग में और भी उनसे अच्छा करना, दैट इज मतलब कि उनकी स्किल्स को अपने अंदर उसने अपनाया है या फिर ट्रांसफर हुई है उनकी स्किल्स, दैट इज इनहेरिटेंस। कैपिटुलेशन का मतलब क्या है, पूर्ववर्तन का मतलब क्या है कि मान लो कि एक पहले हमारी कोई डिस्कशन हुई, ठीक है, अब आप उसको जो है समराइज कर रहे हैं या फिर उसके मेन पॉइंट्स बता रहे हैं, दैट इज पूर्ववर्तन। ठीक है, रिकैपिटुलेशन, ठीक है, एक्ट ऑफ समराइजिंग, रिव्यू और रीस्टेटिंग मेन पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस डिस्कशन। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है। आंसर हो जाएगा आपका रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। रिग्रेशन का मतलब क्या है कि जो पहले स्किल्स थी पेरेंट्स की वो अब लॉस हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि क्या है, किसी के पेरेंट्स जो है कमज़ोर है, मतलब कि उनको पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन उनका बच्चा जो है बहुत पढ़ाकू है, मतलब कि उसकी स्किल्स नहीं है उसके पास। या फिर कोई जो है किसी के पेरेंट्स जो है IIT से हैं, लेकिन अब उसके बच्चे को जो है पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मतलब जो पहले की स्किल्स थी वो लॉस हो चुकी हैं बिल्कुल ही। दैट इज योर रिग्रेशन। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी डोंट रिफ्लेक्ट इन इंडिविजुअल डे पर डे इंटरेक्शन एंड इट कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकती। ऐसे ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं जो कि पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, पर हर दिन जो है वो चीज़ दिखती नहीं है। क्या उसको सरफेस ट्रेट्स बोलते हैं, कॉमन ट्रेट्स बोलते हैं, पर्सनल ट्रेट्स बोलते हैं और सोर्स ट्रेट बोलते हैं। तो देखो, जब भी ट्रेड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको एक जो है एजुकेशनिस्ट का उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम है गॉर्डन ऑलपॉट। इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को इकट्ठा करके उनके बारे में एनालाइज करके उनको 3 हिस्सों में बांटा। पहला था कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। 3 हिस्सों में ट्रेड्स को बांटा। तो ये मैंने शायद यहाँ पर फोटो लगा रखी है, तो ये देख सकते हैं गॉर्डन ऑलपॉट है, इनकी ट्रेड्स थ्योरी है जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स को 3 हिस्सों में बांटा, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। अगर मैं और थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तो 2 तरह की ट्रेड्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं कॉमन ट्रेड, एक को हम बोलते हैं पर्सनल ट्रेड। कॉमन ट्रेड वो ट्रेड है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल में देखने को मिलती है कॉमनली। पर्सनल ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं, पर्सनल का मतलब कि आपकी इंडिविजुअल, यानी कि अगर हर बंदे की खुद की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको हम पर्सनल ट्रेड के अंदर उसको क्लासीफाई करेंगे। और पर्सनल ट्रेड्स जो है 3 तरह की होती हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल का मतलब क्या है, जैसे नॉन वायलेंस या फिर पीस जो गांधी जी में थी, ये कार्डिनल ट्रेड्स है। सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंट्रल मतलब कि ये सब में मिलती है और ये हर किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि सेकेंडरी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या है, जो लेस मीनिंगफुल है, जैसे हेयर स्टाइल है, कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, है ना, तो लेस मीनिंगफुल है बट बहुत नेग्लिजिबल है, एक तरह से ये समझ लो। तो ये 3 तरह की ट्रेड्स जो है वो पर्सनल ट्रेड्स के अंदर आती हैं। ठीक है, कार्डिनल ऐसी ट्रेड्स जिसने एक इंडिविजुअल की होल लाइफ में डोमिनेट किया है, डोमिनेट एन इंडिविजुअल होल लाइफ। जैसे गांधी जो है जो नॉन वायलेंस पे चलते रहे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरी जिंदगी जो है उन्होंने इसी चीज का प्रचार किया और यही चीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर पर्सनालिटी में दिखी है, तो दैट इज कार्डिनल। ठीक है, जो बेसिक ट्रेड्स होती है जो सब में पाई जाती है, जैसे कि ऑनेस्टी मान लो, है ना, ऑनेस्टी हो गया, शाइनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सब क्या है, ये कॉमन ट्रेड्स हैं, सब में मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी सब में मिलेंगी, बेसिक ट्रेड्स हैं। सेकेंडरी मैंने आपको बताया ये ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि कम क्या बोलते हैं, लेस मीनिंगफुल है, जैसे कि आपकी हेयर स्टाइल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने पूछा था क्या कि ऐसी ट्रेड्स जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो और जो डेली डे टू डे इंट्रैक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती, ऐसी ट्रेड्स को हम बोलते हैं सोर्स ट्रेड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पर्सनल ट्रेड मैंने आपको बता दी 3 तरह की होती है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, कॉमन ट्रेड ही एक तरह से सेंट्रल ट्रेड है कि जो मतलब सब में कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये ट्रेड्स भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये डायग्राम बेसिकली आप याद रख लो, इससे आप जो है आराम से क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, बहुत कुछ आपने इसे सीखा होगा, है ना। और कुछ चीज़ अगर मैंने मिस करी हो तो आप जो है क्वेश्चन के साथ जो है वो चीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाली क्लासेस में जो है हम उन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं जो चीज़ें जितनी बताता हूँ वो सारी जो है पहले पूछी गई है, इसलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि ब्रीफ बता देता हूँ कि भाई एक्चुअली में बेसिक चीज़ें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे हमारा पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए।
ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो और इसी के लिए आपको पता है हमारी जो कंप्यूटर अनुदेशक की सीरीज चल रही है, इसमें हम ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न है, एग्जाम ओरिएंटेड है और इसका जो कंटेंट है वो एक्सपर्ट मेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसका एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि आप इतना भी कर लोगे तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा एग्ज़ाम निकालने के लिए। और इसके लेक्चर्स आपको पता है आने वाले हैं, ये सारे के चारों, जिसमें हम जो है पेडागॉजी की बात करेंगे, जनरल एबिलिटी की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, यानी कि पेपर 2 की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और पेपर 1 के तो हम क्वेश्चन लगा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करने वाली हैं, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है या फिर जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है उसका पेपर निकालने में एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। तो ये सीरीज़ में आप बिल्कुल बने रहिए, एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।